एक मार्केट को अप्रोच करते वक्त दो अहम बातें हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम देखेंगे और इस वीडियो में इसी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो मैं किशोर, सीईओ और फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash. तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि स्टॉक मार्केटिंग के पीछे क्या क्या चीजें चलती हैं और अगला स्टेप हमारा क्या है। अगर हम कोई स्टॉक अप्रोच करते हैं तो उस स्टॉक को फंडामेंटली हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और अगर आप किसी बड़े कोई फंडामेंटल एनालिसिस को लेते हैं वो किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं उसके बारे में ही जनरल टर्म के बारे में हम देखने जा रहे हैं और इन डेप्थ में क्या क्या देखना होगा इसके बारे में आने वाले एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हम किस तरह से इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इसके बारे में हम भविष्य में देखेंगे। पहली बात, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आइए हम इन दोनों के बारे में जो इनका मीनिंग है उसको देखते हैं। पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस, अगर इसको साधारण रूप में जिसमें आप समझ पाए अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हम एक टाटा कंपनी को लेते हैं। आप किसी आम आदमी से भी अगर पूछते हैं कि टाटा कंपनी है उसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कोई भी कहेगा कि हाँ मैं टाटा पर इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि उनका एक ब्रांड वैल्यू है। उनका जो ब्रांड वैल्यू है उसने क्या बनाया है मार्केट में, लोगों को पता है अच्छा टाटा कंपनी एक क्वालिटी कंपनी है, इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। मगर आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनका कर्ज कितना है, उनके फाइनेंशियल कैसे हैं, कितना उन पर कर्जा है, उनका रेशियो कितना है, उनका पी रेशियो क्या है, उसके पीछे में बहुत सारी बातें हैं। लोग इसको नहीं देखते हैं, मगर जब वे देखते हैं अच्छा टाटा कहते हैं उनके पास में एक भरोसा होता है, वही एक क्वालिटी कंपनी कहा जाता है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं वो क्या देखते हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स क्या हैं और कौन इसे चला रहा है। अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसे कौन चला रहा है, उनका सीईओ कौन है और उनके मैनेजमेंट में कौन कौन है, वह इन सारी बातों को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इससे पहले का इनका अनुभव क्या है और उन्होंने किस तरह से की कंपनियों में काम किया है और कैसी कैसी कंपनियों को उन्होंने ग्रोथ दी है और वह लोग जब इस कंपनी में आए हैं तो इस कंपनी को वो किस तरह का प्रोजेक्शन दे रहे हैं। आगे हम ये करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री में हम लोग इन चीजों को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इस तरह से बोल करके, और इसमें इन्वेस्टमेंट की किस तरह अपॉर्चुनिटी है तब लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं, जो इन सब को देखते हैं उसी को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। एक कंपनी की क्वालिटी कैसी है, जैसे हम एक फोटो की क्वालिटी को देखते हैं। अब जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है तो उसको जब हम देखते हैं उसी को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। उसी में अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं तो उसमें लोग मैट्रिक्स देखते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट देखते हैं, कैश फ्लो का स्टेटमेंट देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट, उसके अंदर भी कितना कर्ज है और उनकी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है और एक कंपनी में वह क्या क्या कर रहे हैं, नंबर्स को लेकर के वह एनालिसिस करते हैं। उदाहरण के रूप में इस कंपनी के ऊपर में कितना कर्ज है, इस कर्ज को उन्होंने किस वजह से लिया है, यही नहीं मगर इस कर्ज को वह कहां पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या इन्होंने इस कर्ज को ऐसे ही ले रखा हुआ है या फिर ये इसे किस तरह से इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस तरह से इसे मैनेज करने जा रहे हैं। इस तरह से कंपनी के नंबर्स को लेकर के वह कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है उनको लेकर के जब उस पे वो एनालिसिस करते हैं तो उसी को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। अब तीन अहम चीजें हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। इसमें पहला क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा सेक्टोरल एनालिसिस और तीसरा कंपनी एनालिसिस या फिर इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। अब ये इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस कंपनी की ग्रोथ आपको उसी को बेस लेकर के, उसी के साथ में क्या है, इकोनॉमी भी उसी में बेस किया जाता है। उदाहरण के ऊपर एक इन्वेस्टर जब वो सोचता है कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, वो पहले क्या देखेंगे कि यह देश कैसा है। जैसे कि हमने हाल फिलहाल में वीडियोस देखा था जहां पर हमने श्रीलंका और पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। अब एक इन्वेस्टर होने के नाते मान लीजिए अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छी कंपनी है, अगर वो सोचेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं तो वो इसे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ही अभी सवालिया निशान पर है और उनकी सरकार भी अभी रिसेशन में चल रही है, बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्सी हो चुकी हैं। इस तरह के हालात में मैं अपने पैसे को लेकर के पाकिस्तान के किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करूं अगर सोचेंगे तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वही ठीक नहीं है। वहीं पर अगर कहा जाए कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें तो
वो जरूर करेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस तरह के हालात में है, अच्छे हालात में है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इसके एक बहुत अच्छी ग्रोथ की पोटेंशियलिटी है। मैंने पिछले वीडियोस में भी देखा था, अगर इंडिया की ग्रोथ की आप बात करें 2027 में ये दुनिया की तीसरी इकोनॉमी वर्ल्ड में बन जाएगी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। एक देश की इकोनॉमी को देख करके ही अगला कदम उठाएंगे। तो पहली बात क्या होती है, इसे इकोनॉमिक एनालिसिस कहा जाता है। अगर आपकी समझ के लिए अगर बोला जाए तो एक देश कैसा है, इसी को इकोनॉमिक एनालिसिस कहा जाता है। और अगली बात जो हमें देखनी होती है वो है सेक्टोरल एनालिसिस या फिर इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ये क्या है अगर हम इसे देखें तो साधारण रूप में अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, अगर आप एक बिजनेस लेते हैं तो उसमें जो कंपटीशन होता है, मान लीजिए कपड़े की दुकान है, इस दुकान में कपड़े बिक रहे हैं और उसी गली में 4-5 दुकानें और वही कपड़ा बेच रहे हैं। इसके लिए क्या होगा कि हर एक दुकान में एक कंपटीशन होगा एक दूसरे के साथ। ये इतने में बेच रहा है और वह उतने में बेच रहा है। यही आदमी इस प्रोडक्ट को इतनी अच्छी क्वालिटी में दे रहा है इसी रेट पे। मान लीजिए अगर हम लोग एक रेस्टोरेंट को लेते हैं तो कहेंगे आइए हम इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उस रेस्टोरेंट में रहने देते हैं, इसमें जाते हैं, क्योंकि यहां पर खाना अच्छा भी मिलेगा आपको और उसी के साथ साथ में रेट भी कम मिलेंगे। नहीं तो यहां पर इस रेस्टोरेंट में आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी, हाँ उसके साथ साथ में थोड़ा सा रेट भी ज्यादा है। जब इस तरह का कंपटीशन होता है, मान लीजिए फूड सेक्टर में, अगर हम लोग कहेंगे कि ये लोग जो हैं वो अच्छे पोजीशन में हैं। दूसरी तरफ में अगर कपड़े की बात करें तो यही बड़े ब्रांड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सेक्टर एनालाइज करते हैं। मान लीजिए हम एक कार खरीदने जाते हैं या फिर अगर आप बाइक खरीदने जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, है कि नहीं। हम लोग एक एक चीज को देखते हैं, ये कितना सीसी देता है, कितना माइलेज देता है, ब्रांड की वैल्यू देखते हैं, ये कंपनी मेरे लिए अच्छी होगी, ये बाइक मुझे सेट रहेगा, ये बाइक मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं जिस फील्ड में हूं और मुझे ये बाइक अच्छा माइलेज देगा। और दूसरा कहेगा मैं भी कॉलेज जाता हूं, मुझे एक स्टाइलिश बाइक चाहिए। उन स्टाइलिश बाइक में किस किस को हम चुन सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग जब एनालाइज करते हैं, इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। इन इंडस्ट्रीज में उदाहरण के रूप पर अगर आप किसी इंडस्ट्री को लेते हैं, मान लीजिए आप बाइक को लेते हैं, उस बाइक के लिए आपके पास में बहुत सारी कंपनियां हैं। उन बाइक की कंपनियों में कौन सी अच्छी कंपनी है और कौन सी मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर कंपनी है। इस तरह से जब हम फंडामेंटली एनालाइज करते हैं एक कंपनी, टाटा मोटर को अगर आप लेते हैं, मान लीजिए टाटा मोटर्स कार बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियली उसे चेक किया जाता है। मारुति को चेक करेंगे, हुंडई को चेक करेंगे, शेवरले और बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं। अब इस जो सेक्टर है इसमें यहां पर ये लोग कॉम्पिटिटिव एज हैं, उनका सामान कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, इन सबको जब हम एनालिसिस करते हैं, इसी को इंडस्ट्री या फिर सेक्टोरल एनालिसिस बोलते हैं। अब तीसरा क्या है, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फाइनेंशियल की जब हम बात करते हैं तो ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। एक कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाती है, इस बैलेंस शीट को किस तरह से देखा जाए, आने वाले वीडियोस में जरूर इसके बारे में बताऊंगा, कैसे हम बैलेंस शीट को देखेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल्स देखनी पड़ती है। डिटेल वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या इनकम स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो, सबको कैसे देखना है, इन सब चीजों को देख करके उस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, उसके बाद में ही हम जब इन्वेस्ट करते हैं, इसी को हम कंपनी एनालिसिस बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, डिफरेंट फाइनेंशियल एनालिसिस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक P&L स्टेटमेंट के बाद रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आने वाले वीडियोस में हम विस्तार में इन सब के बारे में बताएंगे, जो कि मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो होंगी आने वाले समय में, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब एक और मेथड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस। एक कंपनी को जब वो अप्रोच करता है, अब वो किस तरह का मेथड इस्तेमाल करता है, पहला टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा बॉटम अप अप्रोच। अब ये क्या है अगर हम इसे देखें तो, टॉप डाउन क्या होता है, सबसे पहले उसका ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है। अगली चीज सेक्टर लेते वक्त, अब कौन से सेक्टर, अब सेक्टर की बात कर जाए तो एक एक सेक्टर, इतना ही नहीं मगर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। मोटर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब कोई जब इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूं तो अच्छा रहेगा, कौन सा सेक्टर है जिसमें बूम आने वाली है। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेक्टर्स को स्क्रूटिनाइज करके उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। और अगली बात क्या होगा, इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिवली अगर हम लोग देखें तो कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी, किस कंपनी में अच्छे ग्रोथ के पोटेंशियल्स हैं। और तीसरी चीज हमें क्या देखनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। अब इसी में दूसरी चीज क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच। इसका बिल्कुल उल्टा। अब क्या करते हैं कि जब किसी कंपनी को लेते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लेते हैं, कंपनी कैसी है। अगर कंपनी अच्छी है, सब कुछ देख करके, फाइनेंशियल ठीक है, ये अच्छे ग्रोथ में है, कंपनी की अच्छी स्टैंडिंग है, आने वाले 10 साल में 15 साल में ये अच्छे ग्रोथ, इस कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ये इस कंपनी के शेयर जो है ये मुझे 30%, 40%, 50% का मुनाफा दे सकते हैं। अगर CAG की बात करते हैं तो 11 से 12% हर साल में बढ़ने की संभावना है।
इसमें मुझे डिविडेंड ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। इसी के लिए हमें क्या करते हैं, कंपनी के स्टेटमेंट लेकर के उनका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और अगला स्टेप वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस करते हैं। के बाद में ही वह ओवरऑल इकोनॉमी पे आते हैं। इन दोनों में से कोई भी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि आपको इन सारी चीजों को करना ही पड़ेगा। खास करके हमें क्या देखने की जरूरत होती है, वो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी को अगर देखते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात कर लीजिए, आप देश की जीडीपी की देख सकते हैं। लोग इन सारी चीजों को नहीं देखते हैं, कुछ हद तक कंट्री की इकोनॉमी देख करके, खास करके जो होता है वो फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस देखना होती है। अगर आप उसे पूरा इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से एक फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं वो मार्केट को अप्रोच करते हैं, वो इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके मार्केट को अप्रोच करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में एक और इन डेप्थ वीडियो हम फ्यूचर में देखेंगे। उसमें देखेंगे किस तरह से कंपनी का अप्रोच करना है, बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, पी रेशियो, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पी रेशियो क्या है, और कई सारी चीजें मुझसे पूछते हैं। आने वाली वीडियोस में इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।